अभी देखिए, प्रीवियस क्लास में अपने बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको अपने प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। एंड सेकंड इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसको अपने एडवांस बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब एक बात और देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में आपको चार बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। मैं यहां पर 4 पॉइंट्स लिख रहा हूं, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर ये 4 पॉइंट्स है तभी अपने कहेंगे कि जो प्रोसेस है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वरना नहीं है। पहला क्या है, लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम मतलब कोई भी सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टिश्यू ठीक है, ये लिविंग सिस्टम का पार्ट हो गए। सेकंड जो है वो क्या है, टेक्नोलॉजी या टेक्निक या नॉलेज। थर्ड क्या है, प्रोडक्शन। और फोर्थ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन, ठीक है। ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना। अपने जो भी एग्जाम्पल लेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनमें ये 4 पॉइंट जरूर होंगे। अगर ये चारों पॉइंट्स है तो जो अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं या जो अपने प्रोसेस बता रहे हैं, जिस प्रोसेस पर अपने डिस्कस कर रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वरना नहीं है। अगेन देखिए, लिविंग सिस्टम, सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टिश्यू, टेक्नोलॉजी, टेक्निक, नॉलेज, ये सेकंड पॉइंट था। नंबर 3 प्रोडक्शन और नंबर 4 बेनिफिशियल, ठीक, किसके लिए बेनिफिशियल, ह्यूमन के लिए, ठीक, यानी जो भी प्रोसेस होगी वो ह्यूमन स्पीशीज या ह्यूमन के लिए फायदेमंद होगी। अब एग्जांपल लेते हैं, अपने दोनों का लेंगे, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। कल मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। इस पर अपन ने कल डिस्कस कर लिया था कि ये जो एग्जांपल है ये प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी का है। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम शुगर। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम शुगर। ठीक है, अब देखिए अपने फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहां पर, फिर बात करेंगे अपनी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो यहां पर
पहला पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे कि 4 पॉइंट होने जरूरी चाहिए। जो भी अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें वो 4 पॉइंट्स आएंगे, तभी वो एग्जाम्पल किसका होगा, बायोटेक्नोलॉजी का होगा, वरना नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए पहला जो पॉइंट है वो क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर मिल्क है, मिल्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड में। और यहाँ पर आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, LAB, या आपने जिसको लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, क्योंकि जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड में। किसके द्वारा, LAB के द्वारा, लैक्टोबैसिलस। तो पहला हो गया अपना लिविंग सिस्टम, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। दूसरा था टेक्निक या टेक्नोलॉजी, ठीक, या नॉलेज। मैंने आपको कल भी बताया था कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम तो LAB का है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर होता है, एक सुटेबल pH होती है, ठीक। तो वो चीजें भी ध्यान में रखनी होती है। अब हर कोई मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये नहीं है कि जो मिल्क है उसमें अपने कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दे और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। कर्ड में तो कन्वर्ट हो जाएगा मान लिया, लेकिन जो टेस्ट है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने मिल्क में ज़्यादा LAB डाल दिया, ज़्यादा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दिया, तो जो दही है, जो कर्ड है, वो खट्टा हो जाएगा, ठीक। और कम डाला तो जो कर्ड है वो अच्छे से बनेगा नहीं। दूसरी बात, टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होता है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है, ठीक। मतलब एक रेंज होती है टेम्परेचर की, जहां पर मिल्क अच्छे से कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कर्ड अच्छे से नहीं बनता, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो कर्ड है या जो दही है वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो अपने को टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। तो ये सब किस में आएगा, नॉलेज में आएगा, टेक्नोलॉजी में आएगा, ठीक। नंबर 3 क्या था, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका हो रहा है, कर्ड का, दही का। और फोर्थ बेनिफिशियल, बेनिफिशियल यानी फायदेमंद होना चाहिए। तो कर्ड ह्यूमन के लिए फायदेमंद है या नहीं है, है, आपको पता है, ठीक। हेल्थ के लिए ये अच्छा रहता है। तो ये चारों पॉइंट्स यहां पर अपने देख सकते हैं इस एग्जांपल में, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का। आगे देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम शुगर। शुगर जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है उसको ईस्ट किस में कन्वर्ट कर देगी, अल्कोहल एंड CO2 में। इस प्रोसेस को अपने कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल एंड CO2 में, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। ये जो ईस्ट है ये क्या है, अभी फंगस है, क्या एक फंगस है, यूनिसेलुलर। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जो ईस्ट है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। स्केरोमाइसीज सिरविसी, ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो यहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, ईस्ट यानी स्केरोमाइसीज सिरविसी।
प्रोडक्शन किसका हो रहा है? अल्कोहल का। इसके लिए भी नॉलेज चाहिए, आप घर में अल्कोहल नहीं बना सकते, ठीक है। और बेनिफिशियल भी है ह्यूमन के लिए, ठीक, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अल्कोहल पर डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए, अब अपने बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी वो देखिए। सबसे पहले IVF, ये आपने नाम सुना होगा, जो आपका 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें आया ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक है, ये एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में ही आती है, ठीक। हाँ, इसको अपने टिपिकल बायोटेक्नोलॉजी में अपने इसको स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को, IVF को, अपने एक अलग चैप्टर में स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहाँ पर अपने इसको स्टडी कर लेते हैं। लेकिन ये भी जो है ना, ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, ये किसकी है? बायोटेक्नोलॉजी की ही है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, फिर RDT रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग, ये सब किस में आएगी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग, ये सब किसके पार्ट है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के या एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक। अब देखिए, अपने जो इस यूनिट में जो करेंगे या इस चैप्टर में जो अपने स्टडी करेंगे, वो तो यही है, क्योंकि ये IVF जो है, ये आपने किस में पढ़ लिया है, किस में आपने स्टडी किया था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपका 4th चैप्टर है। 3rd है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और 4th है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये IVF जो टेक्निक है, ये आपने वहां पर स्टडी कर ली थी, ठीक। अब ये IVF बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्यों है वो भी थोड़ा बता देता हूं मैं। देखिए, आपको पता है कि IVF जो है ना, उसको अपने क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका एक नाम और भी है, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिए, इसमें होता क्या है? जो फर्टिलाइजेशन है ना, इस टेक्निक में जो फर्टिलाइजेशन है, वो क्या होगा? नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं होता। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब विद इन फीमेल बॉडी। जैसे आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन इस टेक्निक में जो फर्टिलाइजेशन है, वो फैलोपियन ट्यूब में ना होकर आउटसाइड बॉडी होगा, शरीर से, बॉडी से बाहर होगा, लैब में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस प्रोसेस में देखिए, जो सेल्स जो इन्वॉल्व है, वो कौन सी है? हैप्लॉइड सेल्स, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो लिविंग सिस्टम भी आ गया, सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको बताया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी या जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक, उसमें 2 सेल्स इन्वॉल्व होगी, ठीक है, स्पर्म और ओवम, ठीक, और अपने फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक, आउटसाइड बॉडी, लैब के अंदर ये प्रोसेस होती है, ठीक। किसी टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में अपने फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक, IVF में। दूसरा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका होगा? फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा? प्रोडक्शन किसका होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट फॉर्म्ड, ओके। 3rd टेक्निक
या टेक्नोलॉजी या नॉलेज। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट अपने घर पर नहीं कर सकते, इसके लिए लैब होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर भी नॉलेज चाहिए, टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स होती है। और दूसरा बेनिफिशियल, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो कपल्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ कपल्स ऐसे होते हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक, तो उनके लिए ये टेक्निक फायदेमंद है, ठीक है, वो संतान या जो बेबी है वो इस टेक्निक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये आपने वहाँ पर पढ़ा है कि आईवीएफ किन के लिए यूजफुल है, किन के लिए उपयोगी है, किन को इसकी आवश्यकता है, ठीक है। जैसे कोई मेल है और जो स्पर्म है वो कम बन रहे हैं, ठीक है, या कोई फीमेल है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो उनके लिए ये टेक्निक यूजफुल है। अब अपने बात करेंगे आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, आरडीटी, जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग। एक बार मैं रिमाइंड कर दूं आपको आईवीएफ के बारे में दोबारा है कि आईवीएफ किन के लिए उपयोगी है, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि ये टेक्निक दोबारा रिमाइंड हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आईवीएफ से। फिर आगे बात करेंगे अपने आरडीटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग इनकी। हाँ, हाँ, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हु नीड, यानी इस टेक्निक की किसको आवश्यकता है, ठीक है, या ये टेक्निक किन के लिए यूजफुल है। देखिए, नंबर 1, लो स्पर्म काउंट। मान लीजिए कोई मैन है और जो स्पर्म्स है वो संख्या में कम बन रहे हैं, जितने स्पर्म्स बनने चाहिए थे एक बार में, ठीक है, वो उतने नहीं बन पा रहे हैं, यानी स्पर्म्स की संख्या जो सीमन है उसमें कम है, तो उनके लिए टेक्निक उपयोगी है। नंबर 2, प्रॉब्लम्स विद ओव्यूलेशन। प्रॉब्लम्स विद ओव्यूलेशन, ठीक है। अब इसके भी कई रीजन है। ओव्यूलेशन जो है आपको पता ही है, ओव्यूलेशन आपने पढ़ा था, ठीक है। अब ओव्यूलेशन कई बार गड़बड़ा जाता है, ठीक है, कई बार इरेगुलर हो जाते हैं ये प्रोसेस। ये होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल के अंदर, उनमें अगर कोई चेंज आए, ठीक है, जैसे LH है, FSH है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, इनमें अगर कोई चेंज आए, जैसे कोई हार्मोन अचानक से बढ़ गया या कम हो गया, ठीक है, उनका जो ब्लड में जो लेवल होता है किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन का, वो ऊपर नीचे हो जाए तो ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर नंबर 3, प्रॉब्लम विद फ्लोपियन ट्यूब। प्रॉब्लम विद फ्लोपियन
ट्यूब, जैसे फ्लोपियन ट्यूब जो है वो मान लीजिए ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो आपको पता है कि जो स्पर्म है फिर वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आएगी, ठीक। तो जिनके ये प्रॉब्लम है ना वो किस टेक्निक की सहायता ले सकते हैं? IVF की। अब आगे देखिए, अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं RDT का। RDT का अपन एक एग्जांपल लेंगे और बाद में डिटेल से देखेंगे RDT को, ठीक है। देखिए एग्जांपल लेते हैं अपने कॉटन का, BT कॉटन। ये नाम आपने हो सकता है सुना हो, क्योंकि आपका जो एरिया है वहाँ पर कॉटन वगैरह नहीं होती है, तो शायद आपने सुना हो भी सकता है और नहीं भी, ओनली बुक्स में पढ़ा हो सकता है, ठीक है। ये BT कॉटन क्या है इस पर अपने बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपने इमेजिन कीजिए, इमेजिन करते हैं पहले कि ये कॉटन प्लांट है, ये क्या एक कॉटन प्लांट है, ठीक है। अब क्या है, मैनी इंसेक्ट्स फीड ऑन द लीव्स ऑफ कॉटन, यानी बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो ये जो कॉटन प्लांट है इसकी जो लीव्स है उनको खाते हैं। तो फिर क्या होगा, जब लीव्स डैमेज हो जाएगी, लीव्स इंसेक्ट के द्वारा खा ली जाएगी, तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किसका? कॉटन का, वो क्या हो जाएगा? लो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है, लो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, क्योंकि जो इंसेक्ट्स है वो कॉटन लीव्स को खा जाएंगे, तो जब लीव्स ही नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और आपको पता है कि जो कॉटन प्रोडक्शन है वो भी लो हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव बात है फार्मर्स के लिए, ठीक। अब देखिए दूसरी तरफ, इसको छोड़िए, भूल जाइए, यहां पर देखिए ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैसिलस थुरिंजेंसिस। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट इस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, बैसिलस थुरिंजेंसिस पर, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये जो बैक्टीरियल सेल है ये एक टॉक्सिन बनाती है, ठीक है, जो एक्चुअल में प्रोटीन ही है, ठीक है। और ये जो टॉक्सिन है या ये जो प्रोटीन है, ठीक है, जिसको अपने बीटी टॉक्सिन भी कह सकते हैं, बीटी टॉक्सिन मतलब बी बैसिलस टी थुरिंजेंसिस, ओके। बीटी टॉक्सिन, दिस प्रोटीन डेंजरस टू इंसेक्ट या हार्मफुल टू इंसेक्ट। दोबारा देखिए, कुछ साइंटिस्ट थे जो इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम पर रिसर्च कर रहे थे, नाम क्या इसका? बैसिलस थुरिंजेंसिस। और उन्होंने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ये एक प्रोटीन बनाती है,
और प्रोटीन जो है वो टॉक्सिक नेचर की है, टॉक्सिक नेचर की है, ठीक है। यानी जो प्रोटीन है वो एक प्रकार के मतलब टॉक्सिन है, जहर है, जिसका नाम क्या दिया, बीटी टॉक्सिन। और ये जो टॉक्सिन है या जो प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन किन के लिए डेंजरस है, किन के लिए मतलब डेंजरस है या किन के लिए ये हार्मफुल है, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब आपको पता ही है कि प्रोटीन बनाने का काम किसका है, जीन का है। किसका है, जीन का है। और इस जीन को नाम क्या दिया, बीटी जीन, ठीक है। तो जो बीटी जीन है वो क्या बनाएगा, एक प्रोटीन जो कि टॉक्सिक नेचर की है, जिसको अपने कहते हैं बीटी टॉक्सिन। एंड दिस प्रोटीन डेंजरस और हार्मफुल टू इंसेक्ट्स, ठीक। अब क्या किया देखिए, साइंटिस्ट ने क्या किया वो देखिए। अब ये अपना क्या है, बीटी जीन है, मान लीजिए बीटी जीन है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इस जीन को बाहर निकाल लिया, इस जीन को आइसोलेट कर लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीन को आइसोलेट करने की एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको अब बता देता हूं कि इस जीन को बाहर निकालने में तो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो किसका होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूं मैं। देखिए अपने को ये जो बीटी जीन है ये आइसोलेट करना है, इसको अलग करना है, ठीक है। जो बाकी डीएनए है उससे अलग करना है इस डीएनए सेगमेंट को, बीटी जीन को। अब अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को जो सेल वॉल है ना, जो सेल वॉल है इसको डाइजेस्ट करना होगा। सेल वॉल को क्या करना होगा, डाइजेस्ट, क्योंकि सेल वॉल जब डाइजेस्ट हो जाएगी तभी तो अपने इस डीएनए को बाहर निकाल पाएंगे। और सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे अपने यहाँ पर, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। देखिए सबसे पहले अपने को ये जो सेल वॉल है इसको डाइजेस्ट करना होगा, और जो एंजाइम अपने यूज करेंगे वो लाइसोजाइम है, ठीक है। यानी इस बैक्टीरियल सेल को किससे ट्रीट करेंगे, लाइसोजाइम से। और जो सेल वॉल है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से ये जो डीएनए है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। डीएनए बाहर निकल गया। अब देखिए डीएनए को आइसोलेट करने में एक टेक्निक और आती है काम में, सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूज करना, ठीक है। सबसे पहले लाइसोजाइम यूज करेंगे, फिर एक टेक्निक और है सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूज करना, ठीक। वो अपने आगे देखेंगे डिटेल में थोड़ा, अभी एग्जाम की मतलब एग्जाम व्यू से आपके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक। लाइसोजाइम एंजाइम यूज किया, सेंट्रीफ्यूज किया, अपने को डीएनए मिल गया। ये क्या है अपना डीएनए, ठीक। अब अपने को क्या करना है, जो अपना डिजायर्ड जीन है, जो अपना डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन कौन सा है, बीटी जीन, इसको अलग करना है। हमारे काम का तो बीटी जीन ही है, ये पूरा का पूरा जो डीएनए है ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ ये इतना पार्ट है, यहां से लेकर, हाँ
हमारे काम का सिर्फ इतना पार्ट है, ठीक है। हमें सिर्फ ये जो बीटी जीन है इसे सेपरेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अपने यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि ये सारा का सारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये अपने काम का नहीं है। अपने को तो सिर्फ ये इतना पार्ट चाहिए, ये इतना सेगमेंट चाहिए, यानी बीटी जीन चाहिए। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका काम होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करना या डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो जब अपने कोई एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो वो इस तरीके से डीएनए को कट कर देगा, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से काफ़ी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। और इनमें से जो एक फ्रेगमेंट है वो क्या है, अपना बीटी जीन है। तो सबसे पहले तो अपने सेल वॉल डाइजेस्ट करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज, एंड देन अपने क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर देगा, ठीक है। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे और इन फ्रेगमेंट्स में एक अपना डिजायर्ड जीन भी है जो यहाँ पर क्या है, बीटी जीन। अब अपने को सिर्फ बीटी जीन अलग करना है, अपने को बाकी फ्रेगमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को सिर्फ इस एक फ्रेगमेंट से मतलब है जो एक्चुअल में बीटी जीन है। और इसको सेपरेट करने के लिए, बीटी जीन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, अपने कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको अपने डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अपने जो डिजायर्ड जीन है, यानी यहाँ पर जो बीटी जीन है, उसको अपने सेपरेट कर लेंगे। अब देखिए आगे, ये मान लीजिए अपना बीटी जीन है, ये क्या अपना बीटी जीन है, ठीक। अपनों ने सेपरेट कर लिया। अब देखिए, अब अपने कॉटन सेल है ना वो आइसोलेट करेंगे, क्योंकि ये कॉटन प्लांट है, इसकी एक सेल अपने आइसोलेट कर लेंगे। जैसे ये एक कॉटन सेल होगी, ठीक है, ये कॉटन सेल हो गई है, ये अंदर इसके डीएनए है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बीटी जीन को अपने इस सेल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इस बीटी जीन को इस सेल में ट्रांसफर करेंगे और इसके लिए अपने को क्या चाहिए, किसकी सहायता लेनी होगी, वेक्टर की। वेक्टर क्या है, स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी डिजायर्ड जीन। वेक्टर क्या है, स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी डिजायर्ड जीन। तो ये जो बीटी जीन है जो उन्होंने बैक्टीरियल सेल से लिया है, इसको इस कॉटन सेल में या इस प्लांट सेल में ट्रांसफर करना है। और इस काम में अपने को किसकी सहायता लेनी होगी, वेक्टर की। वेक्टर के बारे में डिटेल अपने आगे देखेंगे, लेकिन वेक्टर होता क्या है वो देखिए, स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी डिजायर्ड जीन। ये मान लीजिए वेक्टर है, वेक्टर के रूप में अपने नॉर्मली प्लाज्मिड काम में लेते हैं। वेक्टर के रूप में अपने नॉर्मली किसे काम में लेंगे, प्लाज्मिड को, ठीक है। तो ये मान लीजिए प्लाज्मिड वेक्टर है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनों ने पहले यूज किया था, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे तो क्या होगा, कट लग जाएगा और जो प्लाज्मिड है वो ओपन हो जाएगी। तो ये है ओपन प्लाज्मिड,
ये थी क्लोज, अब ओपन हो गई, और जो अपना डिजायर्ड जीन है यानी जो बीटी जीन है वो यहाँ पर अपने इंसर्ट कर देंगे। ठीक, जो बीटी जीन था उसको अपनों ने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब ये क्या बन गई, ये बन गई रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या इसको अपने कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक, और इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अपने किस में ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट सेल में या कॉटन सेल में। तो जब आप इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को प्लांट सेल में ट्रांसफर करोगे तो जो अपना डिजायर्ड जीन है जो कि बीटी जीन है वो प्लांट जीनोम में इंसर्ट हो जाएगा। जो अपना बीटी जीन था ना, ठीक, या जो अपना डिजायर्ड जीन है वो प्लांट जीनोम में इंसर्ट हो जाएगा, यानी जो अपना बीटी जीन है वो यहां पर आ जाएगा प्लांट जीनोम में और उसी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर का क्या काम था यहां पर कि जो अपना डिजायर्ड जीन है उसको ट्रांसफर करना, ट्रांसफर कर दिया, और जो डिजायर्ड जीन है ठीक वो प्लांट जीनोम में इंसर्ट हो जाएगा, तो प्लांट डीएनए उसमें इंसर्ट हो जाएगा और उसी का पार्ट बन जाएगा। तो अब ये जो सेल है ना, अब ये देखिए ये जो सेल है इस सेल को अपने क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक सेल। क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक सेल। ये जो सेल है इसको अपने क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक सेल। ठीक, क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो सेल है यहां पर अगर अपनी बात करें इसकी जीनोम की, ये जो ट्रांसजेनिक सेल है इसका जो जीनोम है उसमें जो छोटा सा जो डीएनए सेगमेंट है वो इस सेल का नहीं है, वो अपनों ने कहीं बाहर से लिया है। जैसे बीटी जीन है यहां पर, बीटी जीन, ये जो बीटी जीन है ये प्लांट सेल का पार्ट नहीं है, ये बीटी जीन किसका पार्ट है, बैक्टीरियल सेल का। तो ये बीटी जीन अपनों ने यहां से अलग किया है इस बैक्टीरियल सेल से, बैसिलस thuringiensis से, और फिर बीटी जीन को किस में ट्रांसफर किया है, प्लांट सेल में। ठीक है, तो इस तरह जो सेल बनेगी ना, यानी जीन ट्रांसफर के बाद में जो सेल बनेगी, क्योंकि अपनों ने यहां पर जीन ट्रांसफर कर दिया ना, जो बीटी जीन है वो किस में ट्रांसफर कर दिया, प्लांट सेल में या कॉटन सेल में। तो अब ये जो सेल बनी है वो क्या होगी, ट्रांसजेनिक सेल। ठीक है, क्योंकि इस सेल के अंदर एक जीन ऐसा है जो अपनों ने बाहर से इसमें ट्रांसफर किया है, बाहर से इसमें ट्रांसफर किया है, तो ये ट्रांसजेनिक सेल है। अब अपने क्या करेंगे, कल्चर, इस सेल को क्या करेंगे, कल्चर। ठीक, जिसको अपने कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ये भी एक टेक्निक है, प्लांट टिश्यू कल्चर। और प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा क्या करेंगे, इस एक सिंगल सेल से अपने पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो ये कैसा प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, और इसको कहते हैं अपने बीटी कॉटन। क्योंकि ये जो प्लांट है इसकी जो सेल्स है सभी सेल्स में बीटी जीन है, और बीटी जीन आपको पता है क्या बनाएगा, बीटी टॉक्सिन। तो कोई इंसेक्ट अगर अब इन लीव्स को खाएगा तो जो टॉक्सिन है वो उसकी बॉडी में जाएगा। ठीक है, और उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो अब यहां पर अपने को पेस्टिसाइड यूज नहीं करने पड़ेंगे, इंसेक्ट को मारने के लिए क्या यूज नहीं करने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, बिना पेस्टिसाइड्स के ही ये जो अपनी क्रॉप है कॉटन, इसकी सुरक्षा हो जाएगी इंसेक्ट से। ठीक है, यानी अब अपने को इस क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड नहीं चाहिए। अपनों ने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली है, ठीक है, जो रेसिस्टेंट है। ठीक है, जिसका इंसेक्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, क्योंकि ये रेसिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, जो इंसेक्ट्स है वो अब इस पर अटैक नहीं कर सकते, इसकी लीव्स को खा नहीं सकते, अगर खाएंगे
तो उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि अपनों ने जीन ट्रांसफर कर दिया बीटी जीन, जो बीटी टॉक्सिन बनाता है। तो ये जो एग्जांपल है किसका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर जो टर्म्स आई है वो देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आई थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आई है, ठीक। फिर एक टर्म और आई है ना, कौन सी आई थी, वेक्टर। ये 3 टर्म इंपॉर्टेंट है और इन तीनों टर्म्स के बारे में डिटेल अपने कल देखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड वेक्टर, ठीक है।